डियर स्टूडेंट्स, हम इस कक्षा में केंद्र तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों पर चर्चा करेंगे। हमने हमारी जो इससे पहले की कक्षा है उसमें केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंध किस प्रकार के होते हैं उनके ऊपर विवेचन किया था। संघीय व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि संघ व इकाइयों का अभिप्राय है कि जो राज्य सरकारें हैं, तो संघ व राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग, समन्वय, समायोजन व सहअस्तित्व की भावना हो। ऐसी भावना यदि अपने आप ही बनी हुई हो, स्वेच्छा से उत्पन्न हो या परिस्थिति जन्य अपने आप ही बनी हुई हो, तो वो बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। लेकिन किसी भी स्तर पर ऐसी व्यवस्था बनाने में कठिनाई आए तो उससे निपटने के लिए संवैधानिक प्रावधान होना श्रेयस्कर होता है। भारतीय संविधान के 11वें भाग के अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से 263 तक संघ व राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों की विवेचना की गई है। संविधान की आधारभूत प्रकृति के अनुरूप संघ को प्राथमिक तथा बेहतर स्थिति देने का प्रयास किया गया है। फलतः राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के कतिपय उपकरणों की व्याख्या संविधान में दी गई है। उदाहरण के लिए ध्यान दें, हम यहाँ प्रशासनिक संबंधों की विवेचना कर रहे हैं और लोक प्रशासन के विद्यार्थी होने के दृष्टिकोण से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी है और हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना भी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि राज्यपाल की नियुक्ति और विमुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति और विमुक्ति दोनों केंद्र सरकार के काम है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर की जाती है। सिद्धांततः राज्यपाल राज्य सरकार में नाममात्र का प्रधान है, पर वर्षों के अनुभव से ये पता लगा है कि वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। संविधान द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार उसकी स्थिति को मजबूत बनाते हैं व राज्य में अधिकार प्रयोग के अवसर प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल की वास्तविक शक्तियां पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है। इस संबंध में सविस्तार विवेचन आगे मिल जाएगा। केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकारें कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करें कि जिससे संसदीय कानूनों की अनुपालना एवं केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के मार्ग में विरोध नहीं हो। इस प्रावधान की अनुपालना हेतु केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। अनुसूचित जाति व जनजातियों के कल्याण संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित करना है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना है। सामान्य संकट, संवैधानिक संकट व वित्तीय संकट आदि कुछ ऐसे विषय हैं जिनके संबंध में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 257 आर्टिकल 257 के अनुसार राष्ट्रीय व सैन्य महत्व के संचार साधनों के निर्माण और रखरखाव के लिए तथा राज्य की सीमा के रेलपथ की सुरक्षा के लिए भी संघ सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। चूँकि ये सभी राज्य केंद्र सरकार की संपत्तियां हैं और राज्यों में स्थित हैं, अतः राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश दिए जा सकते हैं जिन्हें मानना राज्यों के लिए आवश्यक होता है। अगली बात यह कि केंद्र द्वारा राज्यों के कार्यों में सीधे भी ग्रहण किए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में संघ सरकार राज्य के कार्यों को सीधे भी ग्रहण कर सकती है। जैसे किसी राज्य में संविधान के असफल हो जाने पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य प्रशासन को अपने हाथ में लिया जा सकता है। इसी तरह से संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार को यदि ये विश्वास हो जाए कि कोई राज्य सरकार संघ के निर्देशों के अनुकूल कार्य नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति वहाँ क्या कर सकता है, उचित कार्रवाई कर सकता है। विदेशी सरकारों के साथ जो कुछ समझौते होते हैं उनको लागू करवाने के लिए भी राज्य सरकार के कुछ कार्यों को केंद्र सरकार ग्रहण कर सकती है। संघ सरकार के कार्य राज्यों को सौंपना, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो संघ सरकार के हैं लेकिन वो राज्य सरकारों को दिए जा सकते हैं। जैसे कि संघीय कार्यों को राज्यों को सशर्त अथवा बिना शर्त सौंपने का भी प्रावधान संविधान में किया गया है। एक ऐसी स्थिति कई बार आ जाती है कि संघ द्वारा राज्य को सौंपे गए कार्य का अतिरिक्त व्यय संघ को ही वहन करना होता है। इसी बात राज्य कार्यों को सशर्त या बिना शर्त संघ को सौंपा जा सकता है। कहने का अभिप्राय है कि संघ सरकार अपना कोई भी कार्य राज्य सरकार को सौंप सकती है। यद्यपि राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था से अभिप्राय होता है कि कानून और व्यवस्था अर्थात शांति बनी रहे। कुल मिलाकर तो राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने,
पुलिस बल गठित करने का दायित्व राज्य सरकार का है, लेकिन संघ का दायित्व है कि वह प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक उपद्रव की स्थिति में उसे सुरक्षा प्रदान करे। इस संवैधानिक व्यवस्था का प्रयोग करते हुए केंद्र ने कई बार राज्यों से सलाह लिए बिना भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ, आप सब लोग जानते होंगे सीआरपीएफ के लिए जो भर्ती होती है उसमें आप लोग आवेदन भी करते हो, तो सीआरपीएफ को राज्यों में तैनात किया गया है। इस संबंध में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा केंद्र ने ये अधिकार प्राप्त कर लिया है कि ऐसा कदम उठाते समय राज्य से सलाह लेना भी आवश्यक नहीं है। इस संबंध में अनुच्छेद 257 में अतिरिक्त प्रावधान अनुच्छेद 257A के रूप में किया गया है। साथ ही संघ सूची में प्रविष्टि 2A जोड़ी गई है। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 257A को निरस्त भी कर दिया गया है। संघ द्वारा राज्यों को बाह्य आक्रमण में सुरक्षा का प्रावधान अमेरिकी संविधान में भी किया गया है, वहाँ का अनुच्छेद 4। लेकिन संघ से भी प्राय आप समझ रहे हो ना, संघ का मतलब है केंद्र सरकार, लेकिन संघ अथवा केंद्र सरकार ऐसा कदम राज्य की प्रार्थना पर ही उठाता है। जबकि भारत में क्या व्यवस्था है, भारत में संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र राज्य की इच्छा के विरुद्ध भी ऐसा कदम उठा सकता है। अमेरिका में क्या ये प्रावधान कब लागू होता है, जब वहाँ की राज्य सरकारें इस संबंध में वहाँ लिखित में रिक्वेस्ट करें। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में बिना राज्य की अनुमति अथवा उनकी विनती के भी केंद्र सरकार वहाँ हस्तक्षेप कर सकती है। अगला एक बिंदु है इसमें महत्वपूर्ण, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में हमने हमारी एक पहले की कक्षा में भी पढ़ा था कि अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज वह सेवाएं हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान रूप से कार्य करती है, सामान्य रूप से कार्य कर सकती हैं। इनको केंद्र में भी नियुक्त किया जा सकता है तथा राज्य में भी ये नियुक्त होते हैं। राज्य में इनको कार्डर अलॉटमेंट होता है, जबकि केंद्र में इनकी क्या होती है, डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति। कभी किसी एक कक्षा में अपन इस संबंध ये जो इस तरह की प्रशासनिक शब्दावली होती है इन पर भी एक कक्षा रखेंगे, जिससे कि आप लोगों को ये समझ में आ सके कि प्रतिनियुक्ति क्या होती है, डेपुटेशन जैसे इसको बोलते हैं, विसंकेंद्रण क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। हालांकि ये सब चीज़ें आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी इनका उपयोग बार बार होता रहता है। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं भारत में ब्रिटिश शासन की विरासत है। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाओं का प्रावधान है। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य संघ, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च प्रशासनिक पदों का उत्तरदायित्व संभालते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा को और भारतीय वन सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं का दर्जा दिया गया है। भविष्य में भी संघीय वर्चस्व को बनाए रखने के उद्देश्य से व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3, ध्यान दें, यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है कि राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण में अन्य सेवाओं की आवश्यकता है, तो संसदीय कानून के द्वारा अन्य सेवाओं की रचना की जा सकती है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि क्या भारत में संविधान लागू होने के बाद में भी कोई ऐसी सेवा बनी है, तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि राज्यसभा ने इसी प्रकार के, जो भी अपन ने चर्चा की, इसी प्रकार के प्रस्ताव का 2 बार उपयोग किया है, 1961 में और 1965 में, जिसके अनुसार 1961 में भारतीय अभियांत्रिकी सेवा के लिए ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था। अभियांत्रिकी क्या होती है, इंजीनियरिंग सर्विस। भारतीय अभियांत्रिकी सेवा के लिए तथा भारतीय वन सेवा के लिए, भारतीय वन सेवा में भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा की रचना का प्रावधान किया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत न्यायिक सेवा की रचना का भी प्रावधान है, लेकिन जो बाद में जो किया गया उससे केवल एक भारतीय वन सेवा ही अस्तित्व में आ पाई। क्योंकि वन किस प्रकृति के होते हैं, जंगल जो होते हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य में फैले हुए होते हैं, और जंगल एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी पर्यावरण, एक ऐसा विषय है जो किसी एक सरकार से संबंधित नहीं है, तो इसमें एक अखिल भारतीय सोच की आवश्यकता होती है। अतः भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में बनाया गया है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के क्या क्या प्रभाव हैं, इनका प्रभाव ये होता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य भर्ती, नियुक्ति, अनुशासन, सेवा की शर्तें, ये सब केंद्र सरकार के पास में होती है। अतः राज्य सरकार इन पर अनुचित दबाव नहीं डाल सकती। यद्यपि इनका स्थानांतरण करना, वेतन देना आदि सभी राज्य सरकारों के काम हैं। अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित इन सेवाओं के सदस्यों की योग्यता भी क्या होती है, तुलनात्मक रूप से उच्च कोटि की होती है। इन सेवाओं के सदस्यों का जो दृष्टिकोण होता है वो भी अखिल भारतीय स्तर का होता है। इन सेवाओं के माध्यम से केंद्र और राज्यों के मध्य एक अंतर्राज्यीय संबंधों पे बल मिलता है।
तो कहने का अभिप्राय ये है कि अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर अपना एक नियंत्रण बनाए रखती है। अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, राज्यों के मध्य समन्वय, विचार विनिमय, परस्पर विवाद आदि निपटारों के लिए, अर्थात कुछ एक जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उनके लिए अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना की गई है। ये परिषदें राष्ट्रीय एकता, राज्यों के मध्य समन्वय, सहयोग स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। केंद्रीय विकास कार्यक्रम एवं अनुदान, समय समय पर केंद्र सरकार विभिन्न वर्गों, विशेषकर निर्बल वर्ग है, पिछड़े वर्ग हैं, तो इनके लिए क्या करती है, अनुदान देती है, उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाती है। तो इन विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों को क्या देती है, वो पैसे देती है। तो ये जो रुपया होता है इसके माध्यम से भी केंद्र सरकार क्या करती है, अपना एक नियंत्रण बनाए रखती है। सामान्य सी बात है कि यदि किसी भी व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है, उसको अगर पैसा चाहिए, अनुदान चाहिए, तो वो किसी व्यक्ति से लेगा तो वो उसके दबाव में रह करके भी उसको कार्य करना होगा। अगला बिंदु है निर्वाचन आयोग। तो संविधान द्वारा निर्मित निर्वाचन आयोग केंद्रीय संस्था है, किंतु इसका दायित्व राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय संसद एवं राज्य विधानमंडलों में विधान परिषदों के चुनावों को कराने का उत्तरदायित्व चुनाव आयोग का होता है। चुनाव के दौरान राज्यों के चुनाव तंत्र, समस्त जिलाधीश सहित चुनावों के निर्देशन में कार्य करते हैं। केंद्र राज्य सहयोग का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। तो इस तरह से हमने प्रशासनिक संबंधों की विवेचना की है।